नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी के सामने वीडियो री एग्जाम 2018 के जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो हमने पिछली वीडियो में शुरुआत किए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। और मैं जैसे कि पहले भी बताया था आपको कि ये जो सीरीज है जिस बच्चे ने भी कर ली वो केवल वीडियो के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल नहीं रहने वाली, वो सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस हो या यूपी ट्रिपल एससी के अंदर कोई भी एग्जाम हो, सब के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू आज की क्लास को। देखिए, हमने 75 तक क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे, ठीक है ना, और हमें 100 तक जाना है। आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 76 से। ठीक है, किसी भाषा में यदि डायरेक्टर को SCPHUQDD के रूप में और प्रोड्यूसर को SOFQDNVC के रूप में कोड किया जाता है तो उसी भाषा में कस्टमर को कैसे कोड किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक बार अगर सामने एकदम से क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा बना नहीं पाएगा। ठीक है ना, बढ़िया, मतलब इसमें ऑपरेशन लगा हुआ है। ठीक है, देखिए बच्चा करता क्या है, जब एग्जाम के अंदर जाता है, जैसे कि डायरेक्टर है, डायरेक्टर को SCPHUQDD के रूप में लिखा गया है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ऑपरेशन इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं कहता हूं कि सबसे पहले हम देखते हैं अपोजिट को, कि कोई अपोजिट तो नहीं है। जैसे कि डी का अपोजिट होता है डब्लू, तो क्या इसमें कहीं डब्लू है? तो इसका मतलब ये होगा कि ये अपोजिट पैटर्न नहीं फॉलो करता। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों पोजीशन को, पोजीशन बेस को, है ना, कि इन्हीं अक्षरों की पोजीशन तो चेंज तो नहीं की हुई है। तो यहाँ पे डी सिंगल है और यहाँ पे डबल डी है, तो इसका मतलब पोजीशन तो चेंज नहीं है। यहाँ पे आई है और इसमें आई नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न का भी क्वेश्चन नहीं है। तो तीसरा जो पैटर्न हम चेक करते हैं वो करते हैं हम फॉरवर्ड को। फॉरवर्ड कहता है कि पहला लेटर पहले लेटर से ही चेंज होगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये डी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 4 होती है और यहाँ पे एस की प्लेस वैल्यू है 19। तो इसका मतलब डी और 19 में कोई तालमेल नहीं है, यानी कि 4 और 19 में कोई तालमेल नहीं है। तो जैसे ही मैं थोड़ा देखता हूं सी, तो डी 4 है और सी 3 है, तो इसको इस तरीके से लिखा गया है। देखिए, इसके बाद हम चेक करेंगे रिवर्स को, जैसे कि लिखा गया है डायरेक्टर DIRECTOR, डायरेक्टर। ठीक है ना, तो डायरेक्टर को लिखा गया है SCPHUQDD। ठीक है, तो इसमें हमने पहले देखा, हमने अपोजिट लेटर पैटर्न तो नहीं है, तो डी का अपोजिट होता है डब्लू, इसमें कहीं पे भी डब्लू नहीं है, तो इसका मतलब ये अपोजिट लेटर का क्वेश्चन नहीं होगा। दूसरा पैटर्न मैंने तुम्हें बताया कि जो पोजीशन होती है, पोजीशन तो चेंज नहीं कर रखी यहाँ पे। ठीक है ना, तो डी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डबल डी 2 है, आई यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे आई है ही नहीं, तो इसका मतलब पोजीशन भी चेंज नहीं है। इसके बाद हम चेक करते हैं फॉरवर्ड को, और फॉरवर्ड ये कहता है कि पहला लेटर पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि डी की प्लेस वैल्यू 4 है और एस की प्लेस वैल्यू 19 है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है और इसकी प्लेस वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब 9 और 6, 9 और 3, 6 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ 4 और 19 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन भी नहीं है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं रिवर्स पैटर्न को। ठीक है ना, रिवर्स पैटर्न को, तो रिवर्स को चेक करना है अब। ठीक है, देखिए अब जैसे कि यहाँ पे आर है, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18, और यहाँ पे एस 19 दिखाई दे रहा होगा आपको, तो 18 से 19, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एक बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, एक बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे +1 कर दिया, यानी कि ये वाला लेटर इससे चेंज कर दिया। ठीक है ना, 1 प्लस कर दिया। और जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो डी यहाँ पे 4 है और सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, तो यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, -1 कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे -1 कर दिया। अब यहाँ पे O 15 है और ये P 16 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर दिया +1 और यहाँ पे क्या कर दिया +1 और यहाँ पे क्या कर दिया -1, यानी कि I को चेंज कर दिया H से और O को चेंज कर दिया
P से। क्लियर हुई बात? ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको T दिखाई देगा, T की प्लेस वैल्यू कितनी है 20, 20 में एक जोड़ा तो 21, यानी कि T को चेंज किया U से और यहाँ -1 कर दिया और R को चेंज कर दिया किससे? Q से। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे +1 तो C को चेंज किया D से और -1 किया तो यहाँ पे क्या हुआ? ये D पे चेंज हुआ। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट रिवर्स पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये अल्टरनेट रिवर्स को फॉलो कर रहा है, एक बार पीछे से और एक बार आगे से। ठीक है ना? तो हम ये देखेंगे कि क्या इसमें भी दूसरे वाले में भी सेम ही प्रोसेस चला हुआ है या नहीं। प्रोड्यूसर तो यहाँ पे R S से चेंज है और P O से चेंज है, तो इसका मतलब अल्टरनेट रिवर्स पैटर्न फॉलो हुआ है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं कस्टमर को देखता हूं तो कस्टमर का क्या होगा दोस्तों? देखिए कस्टमर CUSTOMER कस्टमर, तो कस्टमर को लिखा गया है, इसका बताना है कस्टमर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम पीछे से शुरुआत करेंगे, +1 तो R 18 और +1 19, 19 का मतलब S। क्लियर हुई बात? यहाँ पे -1 करेंगे तो 3 में से 1 गया 2, 2 यानी कि B। ठीक है। और यहाँ पे +1 तो 5 और 1 6 यानी कि F। -1 करोगे तो T और +1 करोगे तो M, M के बाद क्या होगा? N यानी कि N। यहाँ पे -1 किया यानी कि 18 यानी कि R। यहाँ पे +1 करोगे तो 15 और 1 16 यानी कि P। तो यहाँ पे -1 करना होगा तो ये 20 है और 20 में से 1 कम करोगे तो S। तो अब ये देखना है हमें ये कौन सा ऑप्शन है। ठीक है ना? SBFTN, SBFTN RPS यानी कि B ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें अल्टरनेट रिवर्स पैटर्न फॉलो हुआ है। ठीक है। एक सेकंड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। देखिए क्वेश्चन नंबर 77, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति है जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां है, तो कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? तो दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्लड रिलेशन देखो, पहला हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बताना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हम दूसरा प्रीवियस सॉल्व कराएंगे तो उसमें कोई कंसेप्ट नहीं बताएंगे। ठीक है। तो जिसको भी दूसरा करना है तो उसको पहला करना पड़ेगा ताकि उसको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर ब्लड रिलेशन को सॉल्व करना है तो आपको ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन, तो सबसे पहला पॉइंट ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, रक्त संबंध। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि हमें फैमिली ट्री बनानी आनी चाहिए। फैमिली ट्री, ये फैमिली ट्री बनानी आनी चाहिए। ठीक है। तो फैमिली ट्री किस तरीके से बनती है वो समझना है। ठीक है। देखिए मान के चलिए आप खुद हो यानी कि सेल्फ। ठीक है। आप खुद हो सेल्फ। ठीक है। तो आपसे बड़े आपके कौन होंगे? पेरेंट्स। आपसे बड़े कौन होंगे? आपके पेरेंट्स यानी कि माता पिता। ठीक है। तो पेरेंट्स, और पेरेंट्स से बड़े कौन होंगे दोस्तों? पेरेंट्स से बड़े होंगे आपके दादा दादी, है ना? आपके दादा दादी यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स। क्या होंगे? ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। और इनसे भी बड़े कौन होंगे? आपके परदादा और परदादी यानी कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है ना? अब देखिएगा भाई, आप यहां पे खुद हो, आपसे बड़े होंगे आपके माता पिता, और इसी
माता पिता की जो सेम जनरेशन होगी वो क्या होगा, आपके मामा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, है ना, और मौसा हो सकते हैं, तो ये सेम जनरेशन वाले हुए, ठीक है। इससे बड़ा कौन होगा, ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि आपके दादा दादी। और दादा दादी वाली जनरेशन में कौन कौन हो सकता है, आपके नाना हो सकते हैं, आपकी नानी हो सकती है, ठीक है। ये सब किसमें होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स में, ठीक है। और इनसे बड़े क्या है, आपके परदादा और परदादी। तो इसी जनरेशन में कौन कौन है, आपके नाना हो सकते हैं, परनाना और परनानी हो सकते हैं, ठीक है। ये हुए हमसे बड़ी वाली जनरेशन। जब बड़ी वाली जनरेशन होगी तो खुद से ऊपर लेके जाओ, यानी कि वर्टिकली शो करना है। और जब छोटी जनरेशन की बात करेंगे तो यानी कि नीचे की ओर बनाना है, ठीक है। छोटी जनरेशन को हमेशा नीचे की ओर बनाना है। तो आपके बच्चे यानी कि चाइल्ड, आपके बच्चे यानी कि चाइल्ड। अब चाइल्ड के भी बच्चे होंगे तो कौन से बच्चे होंगे, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। यानी कि और इनके भी अगर बच्चे हुए तो ये क्या होंगे, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। तो ये तो हुए दोस्तों फैमिली ट्री, ठीक है ना। बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो आपके बच्चे और आपके ये पोते और ये आपके पड़पोते। तो ये फैमिली ट्री आपसे बनानी आनी चाहिए। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना सकते हो। तो पहला पॉइंट है दोस्तों फैमिली ट्री। अब मैं अगर दूसरे कंसेप्ट की बात करूं, इसको नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं उसको, ठीक है। देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या होगा दोस्तों, दूसरा कंसेप्ट है आपका, इसमें जो दूसरा कंसेप्ट है वो क्या होगा, इसमें दो कंसेप्ट है, केवल दो कंसेप्ट। इसमें केवल हम दो कंसेप्ट की बात करेंगे, और वे दो कंसेप्ट कौन से होंगे। पहला कंसेप्ट होगा दोस्तों मेल या फिर फीमेल, और जो दूसरा कंसेप्ट होगा दोस्तों वो क्या होगा, जनरेशन, वो क्या होगा, जनरेशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, मेल की, तो दोस्तों मेल को हम हमेशा ट्रायंगल से शो करेंगे, ट्रायंगल से शो करेंगे। क्लियर होगी बात। आज से पहले जमाने में जब क्या होता था, जब ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ाया जाता था तो मेल को हम आज तक प्लस का साइन लगा के और फीमेल को माइनस का साइन लगा के शो करते थे, या फिर मेल को ऊपर की ओर तीर लगा के और फीमेल को नीचे की ओर तीर लगा के। तो ये सब छोड़ दीजिएगा, अब एक नए तरीके से शुरू करना है, ठीक है ना। तो मेल को करना है ट्रायंगल में बंद और फीमेल को करना है सर्किल में बंद, ठीक है ना। मेल को करना है ट्रायंगल में बंद और फीमेल को करना है सर्किल में बंद। अगर मैं बात करूं जनरेशन की, तो दोस्तों जनरेशन दो ही होगी, या तो जनरेशन क्या होगी, सेम जनरेशन, या तो जनरेशन क्या होगी, सेम जनरेशन, ठीक है। या दूसरी क्या होगा कि जनरेशन में क्या होगा, गैप, जनरेशन में क्या होगा, गैप। अगर जनरेशन सेम है, अगर जनरेशन सेम है तो दोस्तों हमेशा हॉरिजेंटल शो करोगे, हॉरिजेंटल शो करोगे, ठीक है ना। और अगर जनरेशन में गैप है तो हमेशा वर्टिकल शो करोगे। क्लियर हुई बात। हमेशा किससे शो करोगे, वर्टिकली, यानी कि ऊर्ध्वाधर शो करोगे, ऊपर की पीढ़ी ऊपर, नीचे की पीढ़ी नीचे। क्लियर हुई बात यहाँ पे। और अगर जनरेशन सेम है तो हॉरिजेंटली यानी कि क्षैतिज शो करोगे। क्लियर हुई बात यहाँ तक, ठीक है। ये था हमारा दूसरा कंसेप्ट। इसमें केवल दो ही कंसेप्ट पे हम बात करते हैं, मेल को ट्रायंगल से, फीमेल को सर्किल से। और जनरेशन सेम है तो ओरिजेंटली, और जनरेशन में गैप है तो वर्टिकली शो करना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको नोट कर लेना, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब तीसरी चीज क्या होगी दोस्तों, तीसरी चीज देखिए, अगर मैं लिखता हूं कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, जो सी का पिता है, जो सी का पिता है, ठीक है ना, जो सी का पिता है। तो हम चर्चा जो करेंगे दोस्तों, हम केवल इस जो की करेंगे कि इस जो का क्या मतलब है यहां पर। क्लियर हुई बात यहां पे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी ट्री बनाऊं, अगर मैं इसकी फैमिली ट्री बनाऊं तो फैमिली ट्री कैसे बनेगी, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो मुझे बताइए इस लाइन में जेंडर किसका क्लियर है। आप कहोगे सर ए का क्लियर है कि ए भाई है किसका, बी का। अगर ए बी का भाई है,
तो इसको कर देंगे हम ट्राइंगल में बंद कि ए भाई है किसका, बी का, तो बी का भाई है ए, इसका मतलब सेम जनरेशन है, तो बी कहां पे बनेगा, इसी की साइड में बनेगा, सेम जनरेशन यानी कि हॉरिजेंटली शो करना है सेम जनरेशन को, ठीक है। अब इसने कहा कि जो, अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसके बारे में याद रखना है आपको कि जो वर्ड लिखा होता है ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए बोलता है, यानी कि जो सेकंड पर्सन होगा, फर्स्ट और सेकंड, या फिर जो के जो नजदीक होगा, जो के जो नजदीक होगा। अब ये बताओ जो के नजदीक ए है या बी है, आप कहोगे सर बी है, तो इसका मतलब यही सेकंड पर्सन है और नजदीक भी यही है, तो इसका मतलब जो का मतलब यहां कुछ और नहीं दोस्तों, जो का मतलब यहां पे बी है, जो का मतलब क्या है यहां पे बी है, तो इसका मतलब जो सी का पिता है, इसका मतलब बी सी का पिता है, कौन, बी सी का पिता है, तो इसका मतलब हमें बी का भी जेंडर क्लियर हुआ कि बी किसका पिता है, सी का। अब इसका मतलब सी बच्चा है किसका, बी का, तो छोटी जनरेशन है तो नीचे शो कर रहा है, तो यहां पे कौन आ गया, सी। ये फैमिली ट्री बनेगी इसकी कि ये दोनों आपस में भाई भाई है और सी बी का बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें सी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, क्लियर होगी बात। लेकिन अगर मैं बात करूं ये ए क्या लगेगा सी का, तो ये तो चाचा लगेगा या फिर ताऊ लगेगा, क्लियर हुई बात यहां पे, ठीक है। तो एक चीज ये होगी, दूसरी चीज समझिए, यहां पे हमने जो का कंसेप्ट समझ लिया, अब तीसरी चीज समझिए, मिटा दो इसको। देखिए तीसरी चीज क्या होगी दोस्तों, तो हमारी यहां पे तीसरी चीज है, अगर मैं लिखता हूं कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और सी का पिता है, सी का कौन है, सी का पिता है, ठीक। तो केवल एक वर्ड ने पूरे स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, और वो वर्ड कौन सा है दोस्तों, और। तो इसका मतलब इस पूरी लाइन में हमें किसके बारे में समझना है, और के बारे में। तो जिस तरीके से जो सेकंड पर्सन के लिए बोलता है, ठीक उसी तरीके से और जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन के लिए बोलेगा, यानी कि और हमेशा दूर के लिए बोलेगा, क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और का मतलब कुछ और नहीं, और का मतलब कुछ और नहीं दोस्तों, और का मतलब ए है, और का मतलब क्या है दोस्तों, ए है, यानी कि जो दूर होगा उसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। जो वर्ड करेगा नजदीक वाले को रिप्रेजेंट और वर्ड करेगा दूर वाले को रिप्रेजेंट, क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं इसकी फैमिली ट्री की बात करूं तो ए बी का भाई है, इसका मतलब जेंडर ए का क्लियर है, ए किसका भाई है भाई, बी का, तो बी का भाई कौन हुआ, ए, सेम जनरेशन है तो दोनों को साथ में बना दिया। और का मतलब यहां पे क्या है भाई, ए, तो ए सी का पिता है, तो अब की बार ए सी का पिता है, तो इसका मतलब इसकी फैमिली ट्री ये बनेगी, ना तो हमारे पास सी का जेंडर क्लियर हुआ और ना ही बी का जेंडर क्लियर हुआ, ठीक है। छोटी पीढ़ी थी तो नीचे, बड़ी पीढ़ी होगी तो ऊपर, जनरेशन सेम होगी तो सीधा हॉरिजेंटल, क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों चौथे पॉइंट की, ये तीसरा ये चौथा पॉइंट था, ठीक है। अगर मैं बात करूं चौथे पॉइंट की तो उसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखिए जो हमारा चौथा पॉइंट होगा भाई वो पांचवा पॉइंट होगा, जो अगर मैं बोलता हूं कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो इसका मतलब ए पत्नी है किसकी, बी की, तो जेंडर ए का भी क्लियर है और बी का भी क्लियर है, क्योंकि ए अगर पत्नी है तो बी क्या होगा, मेल ही होगा, क्लियर होगी बात, यानी कि पुरुष होगा। तो ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है, तो बी पुरुष है। जब भी पति पत्नी का रिश्ता होगा मेरे भाई, तो हमेशा याद रखना इनको जोड़ के रखना है, इनका गठबंधन करना है, और गठबंधन करने के लिए हम प्लस का निशान लगाते हैं, क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया लगभग, जो ब्लड रिलेशन में यूज होता है, ठीक है। और वीडियो के जो एग्जाम हुआ था 2018 में, तो इसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भरमार थी, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन की बहुत क्वेश्चन आए, और ये चैप्टर हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो दूसरा जब मैं प्रीवियस पेपर सॉल्व कराऊंगा तो मैं कोई कंसेप्ट नहीं बताने वाला, जहां मुझे लगेगी कंसेप्ट की जरूरत है तो मैं बताऊंगा, वरना पहली क्लास यानी कि पहली और दूसरी क्लास आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अगर मैं चलो भाई अगर मैं करता हूं इस क्वेश्चन की बात, तो इस क्वेश्चन में क्या है वो समझिएगा। मैंने आपको बता दिया कि फैमिली ट्री कैसे बनती है, मेल को हम कैसे शो करते हैं, फीमेल को कैसे शो करते हैं। देखिए कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, तो यहां पे कोमल है जो कि श्रीमती सुमन की
बेटी है, सुमन की बेटी है। और सोनम श्री कमल की बेटी है। सोनम किसकी बेटी है बेटा? कमल की। और कोमल किसकी बेटी है? सुमन की। अब ये कह रहा कि यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति है, तो बेटा यहां से शुरू होगा क्वेश्चन, यानी कि फैमिली ट्री जो बनेगी वो यहां से बनेगी, क्योंकि वहां से हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। तो यहां से पता लगा कि राजा राम सुमन के ससुर, सुमन के ससुर, तो कोई लड़की सुमन रही होगी और इसके ससुर है राजा राम। तो पहले सुमन ने किसी से शादी की होगी, अब इसने किसी से शादी कर ली, तो ये शख्स है वो जो शादी की जिससे, ठीक है ना। और इसके पिता ही सुमन के ससुर होंगे, तो यानी कि इसके पिता कौन है? राजा राम। इसके पिताजी कौन है भाई? राजा राम। अब राजा राम मेल है तो उसको कर दीजिए ब्रैकेट, उसमें ट्रायंगल में बंद, ठीक है ना। तो सुमन के ससुर कौन हुए बेटा? राजा राम। ये कह रहा कि यदि राजा राम सुमन के ससुर है, तो सुमन के ससुर है और सुरेखा के पति है, तो इसका मतलब राजा राम किसके पति है? सुरेखा के पति है। किसके? सुरेखा के। तो राजा राम ने शादी की किससे? सुरेखा से। राजा राम ने किससे शादी की बेटा? सुरेखा से। अब एक बात याद रखना, अगर आपको क्लीन एकदम साफ सुथरी ट्री बनानी है तो मैंने सुरेखा को इधर रखा, न कि इधर, क्योंकि अगर ये शादीशुदा है और सुरेखा अगर मैं यहां बना देता तो सुरेखा की लड़की हो जाती सुमन, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाता? ये हमारे सिलेबस से बाहर चला जाता। क्लियर होगी बात? ठीक है, यानी कि फिर हम क्या बोलते? इसके पिताजी का और इसके मम्मी का चक्कर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है भाई, ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तो राजा राम की जो पत्नी होगी सुरेखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या बोला? जो। अब देखो जो वर्ड आ गया, अभी तो बताया जो किसके लिए होगा? जो के नजदीक कौन है भाई? सुरेखा। तो इसका मतलब सुरेखा उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां है। तो सुरेखा उनके, उनके कौन? राजा राम के एकमात्र बच्चा कमल, कमल की मां है। तो ये कौन है बेटा? कमल। आप कहोगे कमल, ये कौन है? कमल, कमल की मां है। तो कोमल और सोनम से कैसे संबंधित है? कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? तो आप यहां देखिएगा, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, कोमल सुमन की बेटी है। तो कोमल तो बेटी हुई किसकी? सुमन की। और सोनम श्री कमल की बेटी है, तो सोनम किसकी बेटी हुई? सोनम बेटी हुई कमल की, यानी कि छोटी पीढ़ी है तो नीचे बनाओगे। अब ये बताओ, कमल की बेटी सोनम, सुमन की बेटी कोमल, तो कमल की बेटी कोमल भी हुई और सुमन की बेटी सोनम भी हुई। तो अब ये बताइएगा इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? तो आप ये बताइएगा इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता? आप कहोगे सर बहन का रिश्ता है, तो ये आपस में क्या है? बहन। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन। तो मैं आशा करता हूं भाई तुम समझ पाए होंगे इस बात को। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर में बैठ के सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस करनी है आपको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, 78 की तरफ है ना। 77 था ये, 78। देखिए, एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे। ये कह रहा है कि एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता, ये कह रहा है लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, यानी कि कोई लड़का था जो कि मंच पे प्रदर्शन कर रहा है और उसको देखने उसके पिता भी आए और पिता के बगल में कोई आदमी बैठा है, तो वो बताता है, ठीक है ना। दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, तो आदमी ने कहा वह उस औरत के पति का बेटा है, वह उस औरत के पति का बेटा है। तो ये वह का मतलब क्या है? वो लड़का। वह का मतलब क्या है? वो लड़का। वह उस औरत के पति का बेटा है, तो कोई औरत रही होगी और इसने शादी की होगी किसी आदमी से, उस औरत के पति का बेटा है। तो बेटा है तो नीचे बनाओगे, तो ये कौन है? वो लड़का है। समझ रहे बात को? ये वो लड़का है, ठीक है ना, कि वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी का मतलब यहां कौन है? वो आदमी जो बात बता रहा है, ठीक है ना। जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, जो मेरी पत्नी के ससुर, जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। तो वो जो आदमी होगा है भाई, जो वो आदमी होगा उसने किसी से शादी की, ये वो ही इसकी पत्नी। और इसका ससुर कौन होगा भाई? इसका बाप। तो इसका बाप भी तो लगेगा ना वो, तो इसका जो ससुर होगा, यानी कि मैंने यहां पे बना दिया इसको, इसका जो ससुर होगा, ठीक है ना, जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, तो इसका मतलब ससुर की बहू ये भी होगी और ससुर की बहू ये भी होगी। तो इसका मतलब ये कौन है? वो आदमी हुआ कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल, ये कौन है? वो आदमी, ठीक है ना। दोबारा समझिए, आदमी बोलता है
कि वह उस औरत के पति का लड़का है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब इसकी पत्नी का ससुर अगर ये है तो इसकी बहू ये भी है और इसकी बहू ये भी है। तो सवाल में क्या पूछा गया आपसे? सवाल में पूछा गया कि मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का क्या संबंध है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का क्या संबंध है। कहने का मतलब यह हुआ कि वो आदमी उस लड़के का लगता क्या है, वो आदमी उस लड़के का लगता क्या है। तो बताइएगा, ये जो आदमी होगा इस लड़के का क्या लगेगा? भाई इसके पिता का भाई है तो क्या लगेगा? चाचा है भाई, क्या लगेगा? चाचा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो आपने देख लिया होगा कि अगर आपको कंसेप्ट का पता है तो बड़े अच्छे से बिल्कुल क्लीन एकदम साफ सुथरी आप ट्री बनाओगे और एकदम हर रिलेशन आपका निकल जाएगा। क्लियर हुई बात? अगर यहां पे पूछता कि इस पत्नी के ससुर का संबंध लड़के से क्या है तो क्या होगा भाई? दादा लगेगा, ये है कि नहीं है? और ये इसकी माँ है और ये इसकी चाची है और ये इसका चाचा है, ये इसका दादा है। हर चीज निकलेगी यहां से, ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है भाई? देखिए, तब तक के पढ़िए आप क्वेश्चन को, मैं तब तक पानी पी लूं। तो भाई पढ़ लिया होगा आपने इस क्वेश्चन को और बनाने की भी कोशिश की होगी, मैं इस बात आशा करता हूं भाई तुमसे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि a प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, तो प्लस का मतलब क्या है भाई? पति। प्लस का मतलब है पति। कौन पति है? ए, बी का पति है। तो जेंडर किसका क्लियर हुआ भाई? ए का। इस बात को ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन करोगे तो हमेशा इस बात का याद रखना कि यहां पे जो भी बात लिखी होगी उनमें से जेंडर क्लियर बाद वाले का है या पहले वाले का है। क्लियर होगी बात? तो प्लस का मतलब हुआ भाई पति, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि भाई प्लस का मतलब क्या होगा यहां पे? पति, ठीक है? और जेंडर है पहले वाले का। क्लियर? तो मैंने एरो से बता दिया, ये पहले वाले का क्लियर है, ठीक है? इसी तरीके से मैं बात करता हूं, ए हैश बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो जेंडर हुआ किसका क्लियर? ए का। और हैश का मतलब है भाई। हैश का मतलब क्या होगा भाई? हैश का मतलब है भाई और ए का जेंडर क्लियर है, इसका मतलब पहले वाले का जेंडर क्लियर है, ठीक है ना? अब ए एट द रेट का मतलब बी ए का बेटा है, तो इसका मतलब जेंडर अब की बार बाद वाले का क्लियर है। तो एट द रेट का मतलब क्या होगा भाई? बेटा। एट द रेट का मतलब क्या होगा? बेटा। तो लेकिन जेंडर किसका क्लियर है मेरे भाई? बाद वाले का क्लियर है, तो मैंने एरो बाद वाले की तरफ लगा दिया, ठीक है ना? इस बात को याद रखना हमेशा, वरना गलती कर जाओगे, मार खा जाओगे, ठीक है ना? बी ए का बेटा है, हो गए। ए डॉलर बी का मतलब है बी ए की बेटी है, तो बाद वाले का क्लियर हुआ जेंडर, है ना? और ये क्या है? बेटी। तो डॉलर का मतलब क्या होगा मेरे भाई? डॉलर का मतलब है बेटी, लेकिन जेंडर क्लियर है भाई बाद वाले का, ठीक है? तो एरो का निशान मैंने बाद वाले की तरफ लगा दी। तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ क्या है? विकल्पों से चुने, विकल्पों से चुने। तो देखिएगा भाई, तो यहां पे हैश लगा हुआ है, हैश। हैश का मतलब मेरा भाई भाई था, और भाई था पहले वाले का जेंडर क्लियर है, तो मैं कैसे ट्री बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा आर भाई है किसका? आर भाई है किसका भाई? पी का। इतनी बात मुझे पता लगी इन दो रिलेशन से, क्योंकि हैश का मतलब भाई था और पहले वाले का जेंडर क्लियर है, तो आर का क्लियर है इसका मतलब, तो आर क्या होगा? पी का भाई होगा। अब मैं अगर बात करता हूं दोस्त प्लस की, तो प्लस का मतलब है पति। प्लस का मतलब क्या है? पति, और जेंडर क्लियर है पहले वाले का, तो पी का जेंडर क्लियर हुआ ना, तो पी किसका पति होगा? क्यू का। तो पी का भी जेंडर क्लियर हो गया और क्यू का भी। पी पति है किसका? क्यू का। तो इसका मतलब क्यू फीमेल है और इन दोनों ने शादी कर ली, इन दोनों ने शादी कर ली। अब अगर मैं बात करूं एट द रेट का, एट द रेट का मतलब है बेटा, लेकिन बाद वाले का जेंडर क्लियर है, तो मैं बोलूंगा कि एस जो है बेटा है क्यू का। एस जो है बेटा है किसका? क्यू का। तो छोटी जनरेशन में पहुंच गए, बेटा पहुंच गए तो नीचे बनेगा, और एस बेटा है किसका? क्यू का। अब अगर मैं बात करूं डॉलर की, तो डॉलर का मतलब है बेटी और बाद वाले का जेंडर हमें क्लियर है, ठीक है ना? तो
टी बेटी होगी एस की, टी बेटी है एस की, छोटी जनरेशन में पहुंच गए तो टी क्या है भाई, बेटी है किसकी, एस की। तो बिल्कुल साफ सुथरी जो ट्री बनी वो ये बनी। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। अब हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए भाई, आर एस के दादा है, तो ये आर है, ये एस है। क्या आर एस के दादा होंगे? आप कहोगे सर नहीं, आर तो एस के चाचा बनेंगे, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो पी टी का चाचा है, पी टी का चाचा है, पी टी का चाचा है, आप कहोगे सर नहीं, पी तो टी का दादा बनेगा, पी तो टी का दादा बनेगा, क्योंकि एस पी का बेटा है और बेटा का बेटी टी है, तो पी क्या बनेगा, टी का दादा। तो इसका मतलब चाचा नहीं बन सकता, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर नहीं। एस पी का पोता है, क्या एस पी का पोता है? नहीं, एस तो बेटा हुआ ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमने 3 ऑप्शन को गलत साबित कर दिया, तो इसका मतलब एक ऑप्शन बचा। क्या इसको सोल्व करना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा? आप कहोगे सर नहीं, इसी को आंसर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, टी क्यू की पोती है, तो बताओ टी जो है क्या क्यू की पोती नहीं हुई भाई, इसके बेटे की बेटी, तो टी क्या बनेगी, क्योंकि पोती। तो बिल्कुल सही हो गया जवाब, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जेंडर बाद वाले का क्लियर है या जेंडर पहले वाले का क्लियर है। चाहो आप इस बात को इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन का कोई सवाल ही पैदा ना हो, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भर भर का क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी के लिए, खासकर यूपी पुलिस के लिए खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 80 वाला क्वेश्चन देखिए, ए बी के ससुर है, ए कौन है, बी के ससुर। अब ए का जेंडर क्लियर हुआ, लेकिन बी का जेंडर नहीं पता, बी मेल है कि फीमेल है। भाई मेल के भी ससुर होते हैं और फीमेल के भी ससुर होते हैं, तो यहां से कुछ भी पता नहीं चला कि ए बी के ससुर है जो। अब जो का मतलब क्या होगा, जो का मतलब पास वाला यानी कि बी है, जो सी की मां है। अब मुझे पता लग गया कि बी जो है वो सी की मां है, तो बी का जेंडर क्लियर हो चुका कि बी जो है वो फीमेल है और बी सी की मां है। तो इस बी ने किसी से शादी रचाई, इस बी ने किसी से शादी रचाई और इसका पिता कौन है, ए। इसका पिता कौन है, ए। तभी तो ए बी का ससुर बनेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है ना। तो बी सी की मां है। आगे बढ़ते, डी ई की मां है, डी ई की मां है। अब मुझे एक बात बताओ, ना तो यहां पे डी दिखाई दे रहा कहीं पे, ना यहां पे ई दिखाई दे रहा, तो इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो। डी ई की मां है, फिर से जो आया, जो किसके लिए, पास वाले के लिए। पास वाला कौन है, ई। तो ई एफ और सी का पिता है, ई एफ और सी का पिता है। एफ का भी पिता कौन, ई, और सी का भी पिता कौन, ई। तो सी का पिता कौन हुआ, ई। तो ई यहां पे आ गया भाई, तो ई एफ और सी का पिता है, तो यानी कि एफ यहां पे बनेगा भाई। क्लियर होगी बात। और यहां पे क्या दिया हुआ है, डी ई की मां है। अब डी कौन है, ई की मां। तो ए ने शादी किससे की, डी से की। ए ने शादी किससे की, डी से की। तो डी ई की मां हुई, कोई दिक्कत। अब ये कह रहा कि ए ई से कैसे संबंधित है, ए ई से कैसे संबंधित है। तो बताओ ए ई से कैसे संबंधित है। तो ए ई से कैसे संबंधित है, यानी कि ए क्या लगता है भाई का। तो आप कहोगे सर ए तो पिता लगेगा, ए तो पिता लगेगा। हालांकि मुझे सी और एफ यहां से ही काम खत्म हो गया था मेरा, इसको भी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे बिल्कुल सही से ट्री बनानी सिखानी है आपको, तो इसलिए मैंने पूरी ट्री बताई, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, पिता। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई, समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 81 सिलॉग्स के क्वेश्चन आ चुके, ठीक है। देखिए, नीचे दिए गए कथनों को पढ़े। सभी छात्र शिक्षक है, कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से उपरोक्त कथनों का अनुसरण करता है। तो भाई कथन निष्कर्ष एक ऐसा चैप्टर है जो मेरा बहुत ही प्रिय चैप्टर है, बहुत ही मजा आता है इसको करने का, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, कथन निष्कर्ष को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि 150 से भी करता है कोई, है ना, और वेन डायग्राम से भी करता है कोई, और कोई थॉट प्रोसेस पर करता है, ठीक है ना। तो हमें इनमें से कौन सा यूज करना है, अब वो देख लीजिए। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा वेन डायग्राम से, जबकि वेन डायग्राम से अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो पक्का नहीं हो पाता कि ये क्वेश्चन तुम वेन डायग्राम से सही कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि अगर 100% क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के हैं
तो उसमें 100% क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से बिल्कुल सही नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का वेन डायग्राम का जो फिगर बनेगा वो केवल जरूरी नहीं कि एक ही बने, वो दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वेन डायग्राम से बताऊंगा। ठीक है ना, तो सभी छात्र शिक्षक है, तो यहां पे सभी छात्र की बात कर रहा है, ये छात्र है भाई, और जितने भी छात्र है ये सारे के सारे क्या है भाई, शिक्षक है, तो ये शिक्षक हो गया, सभी छात्र शिक्षक है। ठीक है ना, सभी छात्र शिक्षक है। कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य है, अब कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य है, तो उसने कहा कि कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य है, तो इसका मतलब मैंने ये वाला बना दिया, कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य है, तो ये प्रधानाचार्य हो गया, प्रधान जी हो गए, है ना, प्रधानाचार्य होगा, कुछ शिक्षक। अब जरूरी नहीं है कि आपकी यही डायग्राम बनेगा, क्योंकि इसमें ना प्रधानाचार्य और छात्र के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो इसका मतलब एक और वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए वो कौन सा बनेगा, सभी छात्र शिक्षक है, सभी छात्र शिक्षक है, ये शिक्षक हो गया। ठीक है ना, और यहां पे क्या बोल दिया कि कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य है, कुछ शिक्षक, यानी कि कुछ शिक्षक, अब की बार मैं इसको लूंगा, ये हो गया प्रधानाचार्य, प्रधान जी। ठीक है ना, अब देखिए छात्रों और प्रधानाचार्य के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो हो सकता है कि ऐसे बने अब की बार वेन डायग्राम। ठीक है ना, तो हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा, अगर दोनों में सही है तो सही, अगर दोनों में से किसी एक में भी गलत है तो वो फाइनल गलत ही होगा। ठीक है ना, जैसे देखिएगा ये कह रहा है कि कुछ छात्र प्रधानाचार्य, अगर मैं बात करूं ए ऑप्शन की, अगर मैं बात करूं किसकी, ए ऑप्शन की, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं, अगर मैं बात करूं ए ऑप्शन की, कुछ छात्र प्रधानाचार्य है, तो क्या पहले वाले वेन डायग्राम में कुछ छात्र प्रधानाचार्य है? आप कहोगे सर नहीं, कुछ छात्र प्रधानाचार्य नहीं है। अब मैं देखता हूं क्या दोनों में सही है, कुछ छात्र प्रधानाचार्य है, यहाँ पे छात्र भी प्रधानाचार्य हो रहे, तो इसका मतलब दूसरे वाला बोलता है सही। और मैंने कहा कि अगर एक में भी गलत है ना, अगर एक में भी गलत है तो वो फाइनल गलत ही माना जाता है। क्लियर होगी बात, तो ये फाइनल क्या हो गया, गलत हो गया, ये फाइनल क्या हो गया भाई, गलत। अगर दोनों में सही होगा तो सही। अब मान के चले कोई बच्चा इसी का वेन डायग्राम बना ले, इसका बनाए ना, तो सही कर देगा इसको। क्लियर हुई ना बात, ठीक है। इसी तरीके से सभी प्रधानाचार्य शिक्षक है, क्या सारे के सारे प्रधानाचार्य शिक्षक है? आप कहोगे सर नहीं, पहले में तो गलत हो गया। क्या सारे के सारे प्रधानाचार्य शिक्षक है? आप कहोगे नहीं सर, दूसरे में भी गलत हो गया, तो इसका मतलब फाइनल क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अगर मैं तीसरे की बात करूं, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक है, कुछ प्रधानाचार्य यानी कि इतने वाले प्रधानाचार्य भी शिक्षक है और कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक है, यानी कि ये वाले प्रधानाचार्य शिक्षक है, तो दोनों में क्या हुआ, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक है, तो पहले में भी सही हुआ, दूसरे में भी सही हुआ, तो अब फाइनल क्या हो गया, ये सी ऑप्शन सही हो गया। अब चार में से एक ही तो सही करना था, तो डी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है क्या? आप कहोगे सर नहीं, तो ये हमने वैसे ही गलत काट दिया। वैसे देख लेते हैं कि सभी छात्र प्रधानाचार्य है, सभी छात्र, क्या सारे छात्र प्रधानाचार्य है? पहले वाले से गलत हुआ। क्या सारे छात्र प्रधानाचार्य? दूसरे वाले से भी गलत हुआ, तो फाइनल क्या हो गया, गलत। तो इस तरीके से हमने एक बना दिया, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। वेन डायग्राम से हमने कर लिया, लेकिन आपने देखा होगा कि हमें दो दो वेन डायग्राम बनाने पड़े। अगर मैं कहूं कि इसको हम थॉट प्रोसेस से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, न तो पेन की जरूरत पड़ने की, न पेपर की, सवाल को देखते ही आंसर मार दोगे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, उस चीज को सीखने के लिए आपको ऑफलाइन में आना पड़ेगा, पहली बात तो ये, क्योंकि मैं यहां पे केवल प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा आपको बताने की, ठीक है ना। चलिए, अब सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि सभी छात्र शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य है, तो पहले वाला स्टेटमेंट में कॉमन टर्म क्या है, शिक्षक, दूसरे वाले में कॉमन टर्म क्या है, शिक्षक। अब याद रखना कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है ये सकारात्मक कथन है, तो जो सकारात्मक कथन होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले हम एक टर्म मान के चलते हैं, उसको हम कुछ ट्रीट करते हैं, कुछ रीड करते हैं, यानी कि शिक्षक से पहले क्या है, कुछ हम मान के चलते हैं कि कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरे वाला भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है भाई, दूसरे वाला भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहां पे भी कुछ शिक्षक है। तो याद रखना, जब भी हमें दो स्टेटमेंट
का कनेक्शन करना हो, दो स्टेटमेंट को मिला के हमें निष्कर्ष देना हो, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या दोनों में कोई कॉमन टर्म है, और अगर हाँ तो इसका मतलब कॉमन टर्म से पहले या तो कोई सी एक कॉमन टर्म से पहले या तो सभी होना चाहिए या फिर कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, इस शिक्षक से पहले भी कुछ है और इस शिक्षक से पहले भी कुछ है, तो मैं अब ये कह सकता हूं कि दोनों का कनेक्शन नहीं करा सकते, दोनों का कनेक्शन नहीं करा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि छात्र और प्रधानाचार्य, छात्र और प्रधानाचार्य वाले जितने भी निष्कर्ष लिखे होंगे वे सारे के सारे गलत है, जितने भी निष्कर्ष लिखे होंगे सारे के सारे गलत है। छात्र प्रधानाचार्य, छात्र प्रधानाचार्य भाई साहब दोनों गलत है, देखते ही काट दिया हमने, ठीक है ना। तो हमें केवल देखने से ही काम हो जाएगा हमारा, केवल देखने से ही, सेकंडों में ही, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, दो ऑप्शन बचते हैं, दो ऑप्शन यानी कि दो ऑप्शन बचते हैं अभी। अब ये कह रहा है कि सभी प्रधानाचार्य शिक्षक है, सभी प्रधानाचार्य शिक्षक है। अभी अभी मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या रीड करते हैं, कुछ रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं, कुछ। तो यहां पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहां पे भी प्रधानाचार्य से पहले भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं आपको कहूं कि भाई 100 रुपए ले जा मार्केट में, इनके 50 रुपए मुझे लौटा दिए, तो क्या आप 100 रुपए ले जाके 50 रुपए उसको वापस कर सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं कि 50 का हम कुछ खा लेंगे और 50 वापस कर देंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप 50 ले जाओ और मुझे 100 रुपए बना के दे दो, क्या आप बना पाओगे? आप कहोगे सर नहीं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सभी को कुछ तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है ना। तो जैसे आप पीछे से रीड करोगे तो कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक है, ये तो हो जाता सही, लेकिन इसने क्या पढ़ दिया, सभी प्रधानाचार्य शिक्षक है, सभी प्रधानाचार्य शिक्षक है, इस कारण ये हुआ गलत। तो कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक है, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक है, ये हुआ बिल्कुल सही। क्लियर हुई बात? तो इतनी सारी चीजों में अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगा, दूसरी चीज क्या होगी कि इसको बहुत जल्दी करना होता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता, देखते ही आंसर मारना होता है बस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। अब फिर से स्लोग्स के क्वेश्चन आए, ठीक है ना। तो इसको मैं अब की बार वेन डायग्राम से नहीं कराऊंगा, मैं इसी से कराऊंगा। अब चेक करना भाई, यहां पे क्या लिखा हुआ है, सभी घोड़े गधे हैं, सभी गधे बंदर हैं। तो इसका मतलब घोड़े और बंदर का जो निष्कर्ष निकलेगा वो बन सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ गधे हैं, यहाँ सभी गधे हैं। और मैंने कहा कि कॉमन टर्म से पहले कम से कम एक कॉमन टर्म से पहले तो कुछ हो या सभी। इस गधे से पहले तो कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इस गधे से पहले सभी लिखा हुआ है। कम से कम एक के सामने चाहिए मुझे, ये तो सभी चाहिए या कुछ चाहिए, वो सॉरी कोई नहीं चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों को हम बिठा सकते हैं, आपस में कनेक्शन करा सकते हैं, ठीक है ना। यहां लिखा हुआ है कोई बंदर बाघ नहीं है, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था। अब याद रखना, जब दो सकारात्मक पुरुष यानी कि पॉजिटिव आदमी एक जगह बैठते हैं तो उनमें दोस्ती हो सकती है। समझ रहे बात को? उनमें दोस्ती हो सकती है, यानी कि वे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ही बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव आदमी एक निगेटिव आदमी के साथ बैठ जाए तो या तो उनमें लड़ाई होगी, या पॉजिटिव आदमी भी क्या होगा, निगेटिव ही हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों अगर कनेक्शन करते हैं तो हमेशा जो निष्कर्ष निकलेगा वो निगेटिव ही निकलेगा। क्लियर हुई बात यहां पे? अब देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है सभी घोड़े बंदर है, घोड़े वो रहा, बंदर ये रहा, यानी कि पहले दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। और हम कह सकते हैं कि गधे और गधे कॉमन टर्म में या कुछ है, यहां सभी है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। तो बचा हुआ जो स्टेटमेंट होगा वही निष्कर्ष है। तो सभी घोड़े बंदर है, बिल्कुल सही हुआ, सभी घोड़े बंदर है, ये बिल्कुल सही हुआ। कुछ गधे बाघ है, कुछ गधे बाघ है, गधे दूसरे में है, बाघ तीसरे में है। ये पॉजिटिव निगेटिव है, बनना तो निगेटिव था लेकिन ये बन कैसा गया, पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव होने के कारण ये हो गया आपका गलत। क्लियर होगी बात? कुछ बंदर घोड़े हैं, कुछ बंदर घोड़े हैं। किसी भी स्टेटमेंट को दो तरीके से रीड करते हैं, एक बार सीधा और एक बार उल्टा। तो सीधा रीड किया हमने इसको, सभी घोड़े बंदर है, बिल्कुल सही हुआ। उल्टा रीड करोगे तो यहां कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट से पहले कुछ होता है, तो कुछ बंदर घोड़े है, ये बिल्कुल बात सही होगी। कुछ बंदर घोड़े है, ये बात बिल्कुल सही होगी। तो किसी भी स्टेटमेंट को दो तरीके से रीड किया जा सकता है, एक बार सीधा और एक बार उल्टा। बस ये बात याद रखनी है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले एक छिपा हुआ शब्द होगा जिसका नाम कुछ होता है, और कुछ को हम कभी सभी नहीं पढ़ सकते, लेकिन सभी को हम कुछ पढ़ सकते हैं। क्लियर हुई बात यहां पे? ठीक है। अगर मैं बात करूं कुछ बंदर गधे हैं, कुछ बंदर गधे हैं,
बंदर और गधे, यानी कि दूसरे वाले जो स्टेटमेंट है इसने अपना खुद का निष्कर्ष दिया उल्टा रीड करके, बंदर से पहले कुछ लिखा हुआ है, कुछ बंदर गधे है, बिल्कुल सही होगा ये भी। तो इसका मतलब हमारे ये जो ए बी सी डी है इसमें से 3 सही है और 1 गलत है, तो ए सी और डी वाला सही है, ए सी और डी वाला डी ऑप्शन है जो कि, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, बहुत जल्दी आप इसको बना सकते हो कथन निष्कर्ष को, यानी कि मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में, ठीक है ना। जिसने भी बच्चे ने मेरे से कथन निष्कर्ष पढ़ लिया वो कभी भी इसको दोबारा नहीं पढ़ता, क्योंकि ये उसके बिल्कुल कंठस्थ हो चुका, दोबारा कभी पढ़ेगा ही नहीं उसको, ठीक है ना। तो चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। 83 में लिखा हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुणांकों को छोड़कर हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि 8 सीरीज है। 2017 और 18 के एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में, ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है एक अल्फाबेटिकल सीरीज में, वहां से ना 4-4, 5-5 क्वेश्चन आए थे, यानी कि एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का था, 5 भी क्वेश्चन अगर आए तो 10 नंबर का सवाल था। क्लियर होगी बात, तो अल्फाबेटिकल सीरीज का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे अब, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, देखो एग्जाम में 2 टाइप के बच्चे बैठते हैं, एक तो होता है जो हार्ड वर्किंग होता है और दूसरा होता है जो स्मार्ट वर्किंग होता है, ठीक है ना। तो हमें जब भी एग्जाम में बैठना होता है तो हमेशा स्मार्ट वर्क करना होता है, बहुत जल्दी काम करना होता है, यानी कि फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल इज्जत के साथ क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्लियर हुई बात, ताकि हम क्वेश्चन को एक बार पढ़े और सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाए, दोबारा हम क्वेश्चन को पढ़ने में अपना समय बर्बाद ना करें, ठीक है। तो देखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, किसको छोड़कर, 4 के गुणांकों को छोड़कर, तो वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। केवल ये 13वें स्थान पर पूछ रहा, तो हमें पूरी की पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 13 तक लिखना है केवल, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस 13 तक ही लिखना था, ठीक है ना। अब देखिएगा हमें करना क्या है भाई, सम संख्या को हटाना है केवल 4 के गुणांकों को छोड़कर, ठीक है ना, सम संख्या को। तो यहां पे ए आ गया, बी को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर 2 पे पड़ता है, सम संख्या है, बी को हटा दो। फिर सी आ गया, सी के बाद डी 4 का गुणांक है, इसको छोड़ना है तो डी को रखना है यहाँ पे, डी, फिर ई, एफ को हटाना है, जी, एच को रखना है, ठीक है ना, एच 4 का गुणांक है, एच, आई, जे को हटाना है क्योंकि ये 4 का गुणांक नहीं है, जे 10वें नंबर पे पड़ता है, हटा दो। जे के बाद के के बाद एल, एल को रखना है क्योंकि ये 4 का गुणांक है, ठीक है ना। एल के बाद क्या होगा दोस्तों, एम, एम के बाद क्या होगा, एन, एन को हटाना है क्योंकि ये 4 का गुणांक नहीं है, ठीक है ना। एन के बाद ओ, ओ के बाद पी को रखना है क्योंकि 4 का गुणांक है, पी, पी के बाद क्यू। और आपसे यही पूछ रहा था कि 13वें स्थान पर क्या होगा, तो आप मुझे ये बताइए क्या हमें पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज को लिखने की जरूरत थी। आप कहोगे सर नहीं, तो आंसर क्या होगा, क्यू। क्लियर हुई बात यहां तक, इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। पढ़ के समझना था कि हमें करना क्या है, 13वां पूछ रहा तो 13वें तक ही काउंटिंग करो बस, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 84। चलिए देखिए एक बार, एक सेकंड। देखिए भाई, पिछली जो वीडियो थी हमारी वो लगभग 1 घंटा 52 मिनट के करीब गई थी, लगभग 2 घंटे के करीब होगी थी, तो वो ज्यादा लंबी वीडियो होगी थी, ठीक है ना। तो इसलिए हम आज की जो वीडियो होगी वो थोड़ी छोटी ही बनाओगे, ठीक है ना। तो इसके जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो अगली वीडियो में हो जाएगी, यानी कि क्लास 3, यानी कि जो ये प्रैक्टिस बैच चला हुआ है प्रीवियस क्वेश्चनों का, तो इसका कोई भी एक प्रैक्टिस बैच 3 वीडियो में हम खत्म किया करेंगे। क्लियर हुई बात, ताकि वीडियो हमारी लंबी भी ना जाए और आपको भी आसानी से पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, यानी कि 85 तक कर लेते हैं, फिर बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो बाद में करेंगे, ठीक है। देखिए 84 में क्या हुआ, किसी भाषा में यदि एक्सटर्नल को IYUISOEM के रूप में
और PARTI पार्टिकल है ना, पार्टिकल लिखा हुआ है को क्याउ ESUODMI के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में एनालिसिस को कैसे कोड किया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आपको केवल और केवल इन दो में ऑपरेशन चेक करना है कि लगा क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम अपोजिट लेटर पैटर्न को चेक करते हैं कि अपोजिट तो नहीं है। ई का अपोजिट क्या होता है, वी, लेकिन यहां पे कहीं पे वी दिखाई दिया आपको, आप कहोगे सर नहीं वी कहीं नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अपोजिट का पैटर्न, अपोजिट लेटर पैटर्न नहीं है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं पोजीशन चेंज, यानी कि पोजीशन, इन्हीं लेटर की पोजीशन तो चेंज नहीं है कहीं। तो ई यहां पे है, यहां पे कहीं पे मुझे ई दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा। क्या यहां पे एक्स है, यहां पे एक्स है, नहीं है, तो इसका मतलब पोजीशन भी चेंज नहीं है। तीसरी चीज हम चेक करते हैं फॉरवर्ड, यानी कि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, इस तरीके से। तो मैं लिख लेता हूं ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में बहुत जल्दी करना होता है, ठीक है, समझिए। एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल को क्या लिखा हुआ है, IYUI, IYUI, ठीक है, IYUI, SOEM। अगर हमें चेक करना है दोस्त फॉरवर्ड, तो मैं यहां देख रहा हूं कि ये E5 है और ये 9 है, ठीक है। ये X क्या है 24 है और ये क्या है Y 25 है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे एक जोड़ दिया, ठीक है ना भाई, 24 और 1 25। यहाँ T है और यहाँ पे U है, यानी कि ये 20वें नंबर पर होता है, ये 21वें नंबर पर होता है, तो यहाँ पे भी मैंने एक जोड़ दिया। क्लियर होगी बात। यहाँ पे ये E है और फिर ये I है, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, यानी कि फुल इज्जत के साथ इस क्वेश्चन को घूरना शुरू करना है तुम्हें। यहाँ पे जैसे तुम्हें E दिखा, E का कोड क्या है I, तो फिर से ई आया, ई का कोड क्या है, फिर से आई, तो अब कुछ ना कुछ घंटी बजनी स्टार्ट होगी। खैर चलिए देखते हैं। फिर आर 18वें पर होता है, एस 19वें पर, यानी कि यहां पर भी हमने एक जोड़ दिया। एन होता है 14वें पर, यानी कि एक जोड़ दिया तो 15 हो गया, यहां पे भी एक जोड़ दिया। अब यहाँ पे ए है दोस्तों, यहाँ पे ए है और ए को मैंने ई से कोड किया, और एल का मतलब 12वें नंबर पे, एम 13वें नंबर पर होता है, यहाँ पे एक जोड़ा तो 12 और 1 13। तो एक बात देखिएगा, ई का कोड आई है, ई का कोड आई है, ए का कोड ई है, और वोवेल्स आपने पढ़े ही होंगे है ना, ए ई आई ओ यू, ये पढ़े होंगे आपने, वोवेल्स स्वर बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो आप ये देख रहे होंगे कि ई के बाद क्या आया, आई आया, तो ई के बाद क्या आया भाई, आई आया, और ए के बाद क्या आया, ई आया, ए के बाद क्या आया, ई आया, ठीक है ना। तो इसमें जो कॉन्सोनेंट है उसमें एक जोड़ दिया, वोवेल्स में भी एक जोड़ का काम किया हुआ है, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो नए बच्चा होता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता, तो वो तो इन क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाएगा, वो सोच भी नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस करनी हो जाती है जरूरी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑपरेशन का हमें पता चली गया कि करना क्या होगा, ठीक है ना। तो ए के बाद क्या आता है भाई, ए के बाद ई, यहाँ पे ए है, ए के बाद ई आना चाहिए, तो इसका मतलब एनालिसिस में को अगर हमें कोड करना तो यहाँ ई से शुरू होगा। अब सारे ही ऑप्शन ई से शुरू है भाई, है ना। एन के बाद क्या होगा, एक जोड़ दोगे ओ, तो ई ओ, सब ऑप्शन ओ है। ए के बाद फिर से ई आ गया, ई ओ ई, सब में ई ओ ई है। फिर एल के बाद एम होगा, ई एम यहाँ पे ई एन है, यहाँ पे क्या है ई एन, यहाँ पे क्या है ई एम, तो ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। वाई के बाद क्या होगा भाई, जेड होगा। एम के बाद क्या होना चाहिए, जेड। एम के बाद यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, एम के बाद यहाँ पे भी जेड है, तो अभी भी ठीक है। एस के बाद क्या होगा, टी होगा, यानी कि जेड के बाद टी आना चाहिए, जेड के बाद यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है। आई के बाद क्या होगा, तो वोवेल्स आ गया, आई के बाद ओ होगा, यानी कि यहाँ पे ओ आना चाहिए, टी के बाद ओ होगा। यहाँ पे बेटा टी के बाद जे है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे टी के बाद क्यू है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, और ये हमने पहले ही गलत कर दिया, तो आंसर क्या बना आपका, डी ऑप्शन। क्लियर हुई बात यहाँ पे। तो कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल्स, यानी कि स्वर और व्यंजन पे काम हो रहा था इसमें, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 85, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भाषा में यदि कैबेज को WBAHZFB के रूप में और BRINJL ब्रिंजल को NKHBQMA के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में पंपकिन को कैसे कोड किया जाएगा, पंपकिन को कैसे कोड किया जाएगा। देखिए, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन अचानक से तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, तो जाहिर सी बात है ये तो आप समय बर्बाद करोगे, या फिर कोशिश करोगे, लास्ट दम तक कोशिश करोगे और अपना समय बर्बाद करते रहोगे ताकि अगले क्वेश्चन आप छोड़ दो, ठीक है ना।
तो जब भी तुम किसी भी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग को सोल्व कर रहे हो तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को फुल इज्जत के साथ घूरना है। समझ रहे बात को? कुछ ना कुछ तुम्हें वहां से हिंट जरूर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे तुम्हें बहुत बड़ा हिंट दे दिया गया क्वेश्चन को देखते ही, भाई यहाँ पे तुम्हें डबल बी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी डबल बी दिखाई दे रहा होगा, तुरंत घंटे ही बज जानी चाहिए कि भाई डबल बी से शुरू है, डबल बी से शुरू है, यानी कि तीसरे और चौथे लेटर से शुरू है। इसका मतलब तीसरा और चौथा लेटर है उससे शुरू होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आई एन से शुरू होना चाहिए, आई एन, लेकिन ये एन के से शुरू है। तो मेरे दिमाग में फिर से घंटी बची कि ये आई एन से शुरू नहीं, ये चौथे लेटर से शुरू है। किससे? चौथे लेटर से। तो चौथा लेटर यहाँ पे गया है बी, चौथा लेटर यहाँ पे गया है बी, तो चौथे लेटर से शुरू हो रहा है। इसका मतलब यही तो सोचोगे ना। अब तो मैं चेक कर लेता हूं कि क्या यहाँ पे चौथा लेटर पी है। आप कहोगे सर बिल्कुल, क्या ये भी चौथे लेटर पी से शुरू है? तो मैं देखता हूं सारे ही ऑप्शन पी से शुरू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को जो कोड किया गया सबसे पहला जो लेटर होगा तो वो क्या हुआ? बीच वाले लेटर से शुरू किया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब हमें हमें केवल इस वाले में, पहले वाले में ऑपरेशन चेक करना है। सी ए डबल बी ए जी ई, सी ए डबल बी ए जी ई, ये लिखा हुआ है, ठीक है। डबल बी ए एच, डबल बी ए एच, जेड एफ बी, जेड एफ बी, ठीक है। तो ये बात तो हमें पता चली गई कि भाई ये चौथे लेटर से शुरू है, तो चौथा लेटर हमारा क्या है? ये बी, तो बी यहां पे आ चुका। तो इसका मतलब जो भी चक्रव्यूह रचा गया होगा बाकी इन तीन में और बाकी इन तीन में रचा गया होगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी फिर, है ना। तो ए है यहाँ पे हमारा क्या बन गया? बी बन गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे सी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सी, तो सी है तो लास्ट में बी हो गया, ठीक है। चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे जी है, जी में अगर मैं एक जोड़ता हूं तो एच, ये एच बन जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ई है, अगर मैं ई में एक जोड़ता हूं तो ये क्या बन जाता है? फिर एफ बन जाता है। अगर मैं एक जोड़ता हूं ए में तो ये क्या बन जाता है भाई? बी बन जाता है। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। इसका मतलब मैं ये बात समझ चुका, अगर आप भी समझ चुके हो तो देखिएगा, यानी कि मैंने क्या किया कि बी के साइड में ए में एक जोड़ा तो बी, तो बी के लेफ्ट में बी में से एक घटाया तो यहां पे क्या आया? ए। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। फिर जी के साइड, जी में हमने एक जोड़ा तो कितना आया? एच। फिर ए में से माइनस एक किया, ये क्या आ गया? जेड। क्लियर होगी बात? फिर नंबर आया ई का, ई में प्लस एक किया तो फिर क्या आया? एफ, और फिर यहां पे माइनस एक किया तो क्या आया भाई? बी। क्लियर हुई बात? तो ये ऑपरेशन लगा हुआ है। अचानक से अगर पेपर में आते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन तो बच्चा कर नहीं पाता। समझ रहे बात को? तो इसलिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, हवा में उड़ते हैं और कोडिंग डिकोडिंग के 10 सवाल करके बोलते हैं कि भाई कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हो गया खत्म, खल्लास, ठीक है ना। जबकि रीजनिंग का मतलब है केवल और केवल प्रैक्टिस। एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो हर चैप्टर का, उसके बाद केवल प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो। जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक प्रैक्टिस में रहो। एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, बस प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस, ठीक है। इसीलिए मैं जो सीरीज लेकर आया हूं प्रैक्टिस की, प्रीवियस की प्रैक्टिस की, इसलिए लेकर आया हूं कि बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस तो कंप्लीट है ही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको बता के चलूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पंपकिन लिखा हुआ है, तो पंपकिन पी से शुरू होगा, जाहिर सी बात है। तो P मैंने यहां पे लिख दिया। यहां पे प्लस एक करोगे तो K के बाद क्या होता है? L। फिर यहां पे माइनस एक करोगे, M से पहले क्या होता है? L। फिर प्लस एक करोगे, 9 और 1 10 यानी कि J। फिर माइनस एक करोगे तो T। फिर प्लस एक करोगे तो N के बाद क्या होगा? O। फिर माइनस एक करोगे तो P से पहले क्या होगा? O। तो P डबल L J T डबल O, P डबल L J T डबल O, जो कि D ऑप्शन है। तो मैं ऐसा करता हूं मेरे दोस्त, ये चीजें आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखता हूं एक बार टाइम। तो चलिए भाई, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि 56-57 मिनट की हो ही गई है, ठीक है ना। काफी है इतना। और डेली क्लास को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर उस बच्चे का फायदा हो जो 2018 में रह गया था कैंसिल होने की वजह से, यानी कि फिर से वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। और सारा खेल रीजनिंग और हिंदी और जीएस का था उसमें वीडियो के एग्जाम में, ठीक है ना। तो रीजनिंग की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे, प्रीवियस क्वेश्चन होंगे यूपी ट्रिपल में, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वे सारे ही मैं यहाँ पे यूट्यूब पे लेके आऊंगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए भाई, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, और बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।